प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट के सामने 3 रिस्क थे जो कि काफ़ी समय से हम लोग डिस्कस करते हैं ना। 3 एक्सटर्नल रिस्क बाहर से जो आ रहा है। पहला है ट्रंप का टैरिफ, काफ़ी समय से चल रहा है, अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है। दूसरा एआई रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ऑलरेडी चल रहा है, आने वाले समय में भी ये प्रॉब्लम रहेगा। और तीसरा रिस्क जो कि अभी तक नहीं आया था वो है यूएस और इजराइल का ईरान के साथ वॉर। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी ये स्टार्ट हो सकता है और फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यूएस का जो डिमांड था ईरान से ना कि न्यूक्लियर नहीं जा सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस के मिसाइल्स नहीं बना सकते हो, ये सब माना ही नहीं जा सकता था ना। वहाँ का जो भी रिजीम था वो कभी मान ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लेता तो ऐसे भी वो रिजीम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये होना ही था और हुआ भी है। इस वॉर का अभी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वॉर के शुरुआत में ही यूएस और इजराइल ने ईरान का जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है या फिर टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उस सभी को ख़त्म कर दिया। ये सबसे बड़ा बात है, जिससे लगता है कि शायद ये वॉर लंबा नहीं चले, क्योंकि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इसी बात पे डिपेंड करेगा कि वॉर कितना लंबा घिसता है। अगर जल्दी ख़त्म होता है तब तो रिस्पाइट है, लेकिन अगर लंबा घिसता है तो प्रॉब्लम कुछ और दिनों तक चलता रहेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विटी मार्केट पे इस वॉर से क्या फ़र्क पड़ सकता है, कौन कौन सा सेक्टर है जिस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, उसी तरह से कौन कौन सा सेक्टर है जिस पे इसका पॉजिटिव असर भी पड़ सकता है, गोल्ड का क्या होगा, क्रूड का क्या होगा। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया भी था ना कि ऑलमोस्ट 15% के आसपास मेरे पास कैश में रखा हुआ है। इन्हीं इवेंट्स के कारण मैंने कैश में रखा था। देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा होता है। अगर फेवरेबल होता है, फेवरेबल मीन्स अगर ज़्यादा गिरता है तो मैं ट्राई करूंगा कि 5 to 10% तक जो भी मेरे पास पैसा है उसका 5 to 10% डिप्लॉय कर दूं। बट हाँ, डिपेंड करेगा कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चलता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं क्रूड ऑयल, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर वहीं पे पड़ेगा, नेगेटिव असर इस चीज़ का। तो क्रूड ऑयल देखिए, फिलहाल अगर आप ब्रेंट क्रूड देखेंगे ना तो अबाउट $73 पर बैरल चल रहा है। अब ये उम्मीद है कि शायद मंडे को $80-85 के आसपास ना चला जाए। ठीक है, देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ रफ फिगर है, फ्यूचर है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसको उसी तरह से ले। ठीक है, तो रफली 80 to 85 जा सकता है। ठीक है, क्यों जा सकता है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वहाँ पे है ना, मैंने आप लोग कई बार इसके बारे में बताया था, तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगा। तो अगर वहाँ पे डिस्रप्शन होता है थोड़ा बहुत तब तो ठीक है भाई, 80-85 तक जाएगा। लेकिन मान लीजिए ईरान कुछ ऐसा कर देता है कि उसे पूरा बंद कर देता है, मतलब वहाँ से जहाज निकल ही ना पाए, तब तो अगर 100 भी चला जाए ब्रेंट क्रूड तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। $100 पर बैरल अगर उतना गया तब तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने जा रहा है और स्टॉक मार्केट वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा भी गिरावट आएगा। ठीक है, फिलहाल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें ना कि भाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ल्ड का 25% जो ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल है ना ट्रेड, 25% वहीं से होता है और 20% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस वहीं से आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो इंडिया का अबाउट 40 to 50% क्रूड वहीं से आता है, अबाउट 55% LNG और अबाउट 80 to 90% कुकिंग गैस वहीं से आता है। इंडिया को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने लगेगा, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा और उसके कारण जो रुपी है उस पर और प्रेशर आएगा। रुपी ऑलरेडी हमारा वीक चल रहा है तो और ज़्यादा डिप्रिसिएट करेगा। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ज़्यादातर कंट्रीज़ को इसके कारण प्रॉब्लम होगा। लाइक हमारा जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ है ना, बड़े बड़े इकोनॉमीज़, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनका ज़्यादातर जो तेल है ना वहीं से आता है, उसी रूट से आता है जैसा इंडिया का आ रहा है उनका भी। तो ये मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है उनके लिए। अगर रफ फिगर आप देखें ना तो जापान का अबाउट 80 to 90% रफ फिगर है, ऑफ कोर्स वहीं से क्रूड ऑयल आ रहा है, उसी रूट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। साउथ कोरिया अबाउट 70% के आसपास, चाइना अबाउट 55-60% के आसपास। आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम होगा। और इसमें जो ईरान का जो तेल है ना उसका तो 90% ऑलमोस्ट चाइना ही खरीदता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि ये जो तेल
आ रहा है, ठीक बात है, आ नहीं पाएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन साथ ही जो तेल बेच रहे हैं या फिर एलएनजी जो बेच रहे हैं, कुकिंग गैस बेच रहे हैं, वो भी नहीं बेच पाएंगे ना, उनको ही प्रॉब्लम होगा। तो मिडिल ईस्ट के जो सप्लायर्स हैं, जैसे ईरान खुद ही है, उसका तेल बिकना बंद हो जाएगा, जो भी चाइना खरीद रहा है बंद हो जाएगा। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, इसके अलावा भी और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सभी को इसके कारण प्रॉब्लम होने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी है कि चाइना जो कि वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था, उसको बंद कर दिया गया यूएस के द्वारा। ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था, उसको भी अब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि बंद ही हो जाएगा। सिर्फ अब रसिया ही एक बड़ा प्लेयर बचा है जहाँ की चाइना अच्छा खासा खरीद रहा है। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बट वहाँ तो लगता नहीं कि यूएस कुछ खास कर पाएगा, क्योंकि चाइना और रसिया से डायरेक्टली ऐसा नहीं लगता कि यूएस कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट हाँ, चाइना को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पहले वेनेजुएला, अब ईरान को भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग ये भी है कि यूएस को भी इसके कारण प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल का जब प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो जो भी देश क्रूड खरीद रहे हैं बाहर से, सभी को प्रॉब्लम होगा। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब कि एनर्जी का प्राइस जब ऊपर जाएगा, तो यूएस में ऑलरेडी इन्फ्लेशन घटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाने लगें तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है कहीं और बढ़ ना जाए, घटने की तो बात छोड़ दें, तो यूएस में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो ज़्यादा ऊपर जाए, तो कुछ ना कुछ वो कोशिश करके ज़रूर ट्राई करेंगे कि भाई कंट्रोल में रहे। अगर कंट्रोल में रहेगा तो सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी चल रहा है इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर क्रूड ऑयल पे ही पड़ेगा, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है, प्रोवाइडेड ये लॉन्ग टर्म थोड़ा चले ना। अगर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है तो ठीक बात है, नी जर्क रिएक्शन होगा, उसके बाद सब सेटल कर जाएगा। बट मान लीजिए कुछ महीनों तक अगर चलता है तब तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। इसके बाद गोल्ड को क्या बोलते हैं, सेफ हेवन, तो बहुत अच्छी बात है गोल्ड के लिए, तो एंजॉय करेगा गोल्ड और भी तेज़ी से आप देखेंगे जाएगा मंडे को, और जब तक ये लड़ाई चलता रहेगा एटलीस्ट तब तक और भी ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होकर आएगा। तो गोल्ड के लिए बहुत अच्छा है। रुपी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रुपी पे काफ़ी प्रेशर आएगा, डिप्रिसिएट करेगा रुपी। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता रहेगा ना, वैसे वैसे रुपी और ज़्यादा डिप्रिसिएट करेगा, तो रुपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट अभी मान कर चलें कि 1-2% का तो गिरावट आ सकता है, अगेन आ सकता है। फ्यूचर किसी को नहीं पता, सिर्फ भगवान को पता होता, हमेशा याद रखें ना। लेकिन हाँ, जिस तरह के हालात हैं तो उसको देख कर लगता है कि 1-2% तक अगर गिर जाए तो वो सरप्राइजिंग नहीं होगा। और ये सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, एक दिन का बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना है कि ये लड़ाई चलता कैसा है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म का चलता है, कुछ दिनों में अगर सब सेटल कर जाता है तब तो ठीक है, मे बी 3-4-5% गिरा, उसके बाद सेट कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए लंबा चलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाता है काफ़ी समय के लिए, कोई भी क्रूड ऑयल ना आ ही नहीं पाए, ठीक है, इस तरह का लंबे समय तक चलने लगे, तब तो इवन 10-15% भी गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन फिलहाल वहाँ तक हमें नहीं जाना चाहिए। अभी हमें वही 1-2%, 3-4% के आसपास सोच कर रखना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 5%, क्योंकि वो एक्सट्रीम होगा। और फिलहाल तो चांसेस कम लग रहे हैं कि मैटर वहाँ तक जाएगा, क्योंकि यूएस भी नहीं चाहेगा कि मैटर वहाँ तक जाए, क्योंकि अगर वैसा होता है तो यूएस को भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे, एविएशन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा ना। एक तो उनका जो एविएशन फ्यूल है उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, दूसरा बहुत सारे कैंसिलेशन हो रहा है ना, खासकर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वहाँ तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको प्रॉब्लम होगा। पेंट टायर कंपनीज ना, जो क्रूड है उसका जो डेरिवेटिव्स होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनका प्राइस जब ऊपर जाएगा तो उनका मार्जिन्स हिट करेगा, तो उसके लिए नेगेटिव है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, क्योंकि जब वहाँ प्राइस तेज़ी से बढ़ेगा तो जनरली देखा गया है ना कि यहाँ पे सरकार तेज़ी से प्राइसेस को बढ़ाने नहीं देगी, ठीक है। तो अगर ये तेज़ी से प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स इनको उसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। ऑटोज़ इमीडिएटली तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा लंबा चला तो थोड़ा बहुत नेगेटिव असर वहाँ पड़ सकता है। नेचुरली ना, फ्यूल प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑटो के प्रति इंटरेस्ट थोड़ा लोगों का कमेगा, बट हाँ वो इमीडिएटली इसका असर नहीं पड़ेगा। ये अगर लॉन्ग टर्म तक थोड़ा चलेगा तब जाकर वहाँ नेगेटिव असर पड़ेगा। फ़ायदा भी हो सकता है कुछ लोगों को। जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज़ है ना, जो कि ज़मीन से निकाल कर बेच रही हैं, ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, इनके लिए तो एक तरह से बेनिफिट है ना, क्योंकि जब आप तेल निकाल रहे हैं और उसको महंगे प्राइस पे बेचेंगे तो कंपनी के लिए फ़ायदा है। डिफेंस के स्टॉक, जब भी कहीं भी लड़ाई होगा तो डिफेंस के स्टॉक्स के लिए तो पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ भी मानकर चलें कि थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। गोल्ड ज्वेलरी वाली
कंपनीज़ ना, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है, तो महंगे दामों पे बेचेंगे तो उनको भी थोड़ा इसका फ़ायदा होगा। तो ये सब फिलहाल चल रहा है। देखिए हिस्टोरिकली अगर देखें ना, तो जनरली जब भी इस तरह का ग्लोबल शॉक आता है ना, तो वी शेप्ड रिकवरी होता है। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब ये हुआ कि जैसे इवेंट हुआ तो मार्केट तुरंत गिर गया नीचे, लेकिन हाँ जल्दी ही तुरंत रिकवर कर लेता है, ठीक है। तो अगर ये लंबा नहीं चलता है, कुछ दिनों का चलता है, तो मे बी 2, 3, 4, 5 दिन, नेक्स्ट वीक तक मोस्टली मामला सेटल हो जाएगा, थोड़ा बहुत गिर के फिर रिकवरी आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये लंबा चलता है ना, पता चला कुछ वीक्स तक चला या कुछ महीनों तक, तब तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा ना। तो अभी तक तो यही लग रहा है, अभी तक कि मोस्टली नेक्स्ट फ्यू डेज़ में मामला सेटल कर जाएगा और प्रॉब्लम 1-2 सप्ताह से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। बट हाँ, ये तो डेली यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आज रात में भी बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि देखते हैं अटैक कैसा होता है ना। ईरान के असल है, ईरान की तरफ से रिटेलिएशन कैसा होता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। उन लोगों ने अपना ज़्यादातर काम कर लिया, US और इजराइल ने। अब यहाँ पे वेट है कि ईरान का रिटेलिएशन अगर थोड़ा बहुत होता है तब तो ठीक है, मार्केट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा रिटेलिएशन होता है, ठीक है, ज़्यादा अटैक्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि वो ईरान अब क्या कर रहा है ना कि मिडिल ईस्ट के जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ है उस पर भी अटैक कर रहा है। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा अटैक होता है, प्लस उनके जो तेल के कुएं हैं वहाँ पे अगर अटैक होने लगता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, ये सब होगा तब तो मामला और बढ़ेगा। बट अभी वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, आइडली हमें वेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, कल से थोड़ा क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगा। अभी तक तो यही लग रहा है कि भाई थोड़ा गिरावट तो बिल्कुल बनता है और वो गिरावट आएगा भी। सो लेट्स सी, कल मैं एक डिटेल वीडियो इस पर पब्लिश करूंगा, कल तक और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, उसमें मैं इन चीज़ों को डिटेल में कवर करूंगा। देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बोले ना, तो अगर कोई घटिया जंक स्टॉक है, बहुत लोग जंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, FNO का बहुत बड़ा पोजीशन है, ये सब जो रिस्की चीज़ें हैं, ऑफकोर्स वहाँ से बचकर रहना चाहिए हमें। ये तो हमेशा के लिए, सिर्फ इसके लिए ना, हमेशा के लिए यूनिवर्सल है। और जो लॉन्ग टर्म जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे, मैं अपना बता सकता हूँ। तो जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ ना, 10 ईयर्स 20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर क्वालिटी, क्योंकि मेरे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे मैं बैठा रहूँगा। मार्केट 5-10% गिरने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब है कि बाय करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए अगेन, मैंने ऑलरेडी शुरू में ही आपको बताया कि मेरे पास कैश रखा हुआ है और इन्हीं इवेंट्स के इंतज़ार में मैंने कैश रखा था। कई बार मैंने आप लोग को बताया भी था, तो वो इवेंट आ चुका है अब। तो अगर यहाँ से अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है तो सर्टली मैं तो इन्वेस्ट करूँगा उसमें। लेकिन हाँ, मैं जल्दबाजी में नहीं रहूँगा, क्योंकि अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि आगे और क्या हो सकता है। अगर ये और ज़्यादा एस्केलेट हो, ईरान की तरफ से अगर बड़ा कुछ अटैक होता है, तो मार्केट और भी ज़्यादा आने वाले दिनों में गिर सकता है, क्रूड ऑयल का प्राइस और तेज़ी से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, बट सोच समझकर, धीरे धीरे। जल्दबाजी में पूरा का पूरा पैसा एक बार ही नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी मिलता रहेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट करने में और सहूलियत होगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।